Hello everyone, welcome to our channel AMJRF Home Science. My name is प्रेरणा ज्योति and आज हम पढ़ेंगे important research terms. Hopefully आप सबके एग्जाम की प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी and किसी भी टॉपिक को इन डेप्थ में समझने के लिए हमें सबसे पहले उसके टर्म्स को समझना जरूरी होता है. आज हम पहले पढ़ेंगे रिसर्च के कुछ टर्म्स. स्टार्ट करते हैं. हमारा पहला टर्म है रिसर्च. रिसर्च बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना होता है, री प्लस सर्च. इट मीन्स कि जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स या किसी भी तरीके के डेटा जो पहले से सर्च किए जा चुके हैं, जो एग्जिस्टिंग डेटा है, उन्हीं को हम वापस से सर्च करते हैं, दोबारा से सर्च करते हैं. उनको एक तरीके से हम कह सकते हैं वेरीफाई करते हैं. ठीक. रिसर्च एक अटेम्प्ट ऑफ इंक्वायरी भी है, क्योंकि रिसर्च में हम लोग इंक्वायरी करते हैं, देखते हैं कि जो भी हमारे पास एग्जिस्टिंग डेटा है उसमें क्या चीजें सही हैं, क्या और ऐड ऑन कर सकते हैं, या फिर क्या आउटडेटेड हो चुकी हैं, कितना ज्यादा ये क्रेडिबल है. ये सारी चीजें हम देखते हैं रिसर्च के मीडियम से. रिसर्च में हम लोग साइंटिफिक मेथड का एप्लीकेशन करते हैं रिसर्च करने के लिए, जो कि बहुत ही सिस्टमैटिक और स्कॉलरी वे में अप्लाई किया जाता है. रिसर्च एक स्टेट ऑफ माइंड भी है. हर कोई रिसर्च नहीं कर सकता है. जो लोग क्यूरियस होते हैं, नए नए चीजों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए रिसर्च करना काफी इजी होता है एंड उनके लिए ये काफी इंटरेस्टिंग भी होता है. रिसर्च हमारा एक स्टेट ऑफ माइंड भी होता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम, या हम कह ले यूजुअली, रिसर्च में हमारी जर्नी नोन फैक्ट से अननोन फैक्ट की तरफ जाती है. फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसा समझ लो कि हमें ये एक फैक्ट पता है कि पेड़ होते हैं. ठीक. तो ये हमारा एक नोन फैक्ट है. अब पेड़ खाना कैसे बनाता है, अपना न्यूट्रिशन कैसे लेता है, किस तरीके से वो सनलाइट को यूज कर रहा है, ये एक अननोन फैक्ट है. हम नोन फैक्ट से अननोन फैक्ट की तरफ जाएंगे. एक पेड़ है हमारे सामने, उस पर हम रिसर्च करेंगे एंड उसके अलग अलग डायमेंशंस को हम एक्सप्लोर करते हैं. नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट. जब भी हम कोई रिसर्च स्टडी करते हैं या रिसर्च पेपर जब भी हम अपना प्रिपेयर करते हैं, तो उस रिसर्च पेपर के स्टार्टिंग में हमने एक छोटा सा ओवरव्यू दिया रहता है कि हमारी ये जो रिसर्च पेपर है वो किस बारे में है, क्या क्या इसमें मेथोडोलॉजीज यूज हुई हैं, या फिर क्या इसका कंक्लूजन है. बेसिकली उसका जिस्ट, रिसर्च पेपर का जिस्ट हम लोग एब्स्ट्रैक्ट में लिखते हैं. ये एक बेसिक सा ब्रीफ सा ओवरव्यू है एब्स्ट्रैक्ट. नेक्स्ट वर्ड इज एक्यूरेसी. एक्यूरेसी एक टर्म है जो कि सर्वे रिसर्च में यूज किया जाता है. बेसिकली एक्यूरेसी का मतलब होता है कि जो भी हमारे सैंपल का कंक्लूजन है वो हमारे टारगेट पॉपुलेशन के कंक्लूजन से मैच होना चाहिए, तो ही हमारा रिसर्च एक्यूरेट होगा. इट मीन्स कि जब भी हम रिसर्च करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले एक टारगेट पॉपुलेशन होती है. ठीक. तो ये होल पॉपुलेशन होती है. अब इस पूरे पॉपुलेशन पर हम स्टडी नहीं कर सकते हैं. कभी आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कभी आपके पास टाइम लिमिट हो सकता है, या नंबर ही ज्यादा हो सकता है. तो उस पॉपुलेशन से हम लोग रैंडमली एक सिलेक्शन करते हैं सैंपल का. जैसे कि हमारे पास पॉपुलेशन है अगर 100 लोगों का, तो उसमें से हम रैंडमली सिलेक्ट करेंगे सैंपल को, एटलीस्ट 50 लोगों को सिलेक्ट करेंगे, और ये 50 पीपल हमारे सैंपल्स होते हैं. एंड इन 50 पीपल पर ही हम अपनी रिसर्च स्टडी को कंडक्ट करते हैं. एंड इसी रिसर्च स्टडी का जो भी हमारे सैंपल का कंक्लूजन होगा, वही कंक्लूजन हमारे पॉपुलेशन का भी होना चाहिए. जब हमारे सैंपल का कंक्लूजन और पॉपुलेशन का कंक्लूजन मैच करता है, उसे ही हम एक्यूरेसी बोलते हैं. नेक्स्ट इज बेंचमार्किंग. बेंचमार्किंग से हम ये समझते हैं कोई भी चीज जो उम्दा हो अपने फील्ड में, बिल्कुल एक स्टैंडर्ड हो. बेंचमार्किंग इज एक्चुअली स्टैंडर्डाइजेशन. यहाँ पर हम ऑपरेशंस के को या फिर आउटकम्स को या किसी भी तरीके के ऑर्गेनाइजेशन को, या आप ये कह लो कि रिसर्च कर रहे हैं हम, तो उसमें क्या मेथोडोलॉजीज हो रही हैं, क्या कंक्लूजन आ रहा है, इन सबको जब हम उसके स्टैंडर्ड प्रोसेस से कंपेयर करा रहे होते हैं, तो उसे ही हम बोलते हैं बेंचमार्किंग.
बेसिकली स्टैंडर्ड से कंपेयर कराने के प्रोसेस को ही हम लोग बेंचमार्किंग बोलते हैं। एंड एक टर्म है बेस्ट इन क्लास। बेंचमार्क जो भी चीजें होती हैं उन्हें हम बेस्ट इन क्लास बोलते हैं, वो अपने फील्ड में बेस्ट होते हैं। दैट्स वाई उन्हें एज अ स्टैंडर्ड यूज किया जाता है, एज अ रेफरेंस यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज डेटा। डेटा क्या है? डेटा बेसिकली अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन है। एंड इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन किसी भी तरीके का नंबर हो सकता है, वर्ड्स हो सकता है, सिंबल्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डेटा है 7, 8, 100, 1000, 150, ये सब डेटा है। एंड इसका इंफॉर्मेशन हमें तब मिलेगा जब हम इस पे किसी भी तरीके का अर्थमेटिक या फिर लॉजिकल ऑपरेशन करेंगे। सो डेटा को हम प्रोसेस करते हैं एंड इसी डेटा से हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। नेक्स्ट इज क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी बेसिकली रिसर्चर की वो एबिलिटी होती है जिससे कि वो अपने स्टडी के किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्यूरेटली डेमोन्स्ट्रेट करता है, मतलब कि एज इट इज चीजों को दिखाता है। जो जैसी जो चीजें हैं वैसा ही वो अपने स्टडी में उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी भी तरीके का बायसनेस यहाँ पर नहीं होता है। रिसर्चर अनबायस्ड होकर सारी चीजों को या सारे सिनेरियो को देखता है। दिस इज कॉल्ड क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी और वैलिडिटी दोनों दो चीजें होती हैं, हम लोग आगे अभी वैलिडिटी भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव डेटा। नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसी चीजें, ऐसी डेटा जिसे हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। क्वांटिफाई करने का मतलब कि हम उसे नंबर्स में देख सकते हैं या फिर हम उसे मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड एट अ कॉलेज। किसी एक कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स ने एनरोल किया है, उनके नंबर को हम एक क्वांटिटेटिव डेटा बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसे हम मेजर कर पा रहे हैं। एक कॉलेज में 100 बच्चों ने एनरोल कराया है या किसी कॉलेज में 50 स्टूडेंट्स ने एनरोल कराया है, तो ये मेजरेबल डेटा है। दैट्स वाई इसे हम क्वांटिटेटिव डेटा बोलते हैं। एंड जस्ट इसका ऑपोजिट होता है क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा ऐसा डेटा होता है जिसे हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं। क्वालिटेटिव डेटाज में सारी क्वालिटीज रिलेटेड चीजें होती हैं। क्वालिटी के रिलेटेड जो भी डेटा होगा वो सब क्वालिटेटिव डेटा होगा। फॉर एग्जाम्पल इमोशंस हो गए, जैसे कि आपको अगर एंगर है तो वो एंगर कोई मेजर नहीं कर सकता है, वो सिर्फ हम फील कर सकते हैं। दैट्स वाई उसे हम क्वालिटेटिव डेटा बोलेंगे। इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट टर्म है कॉन्स्ट्रक्ट। कॉन्स्ट्रक्ट एक ऐसा टर्म है जो कि ह्यूमन वेरिएबल को डिस्क्राइब करता है जिसे हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस। जैसे मोटिवेशन, आप मोटिवेशन के लेवल को मेजर नहीं कर सकते हो, बट हम लोगों ने उसके लिए एक रेटिंग स्केल तैयार किया है कि आप अपने, या जैसे आप हैप्पी हो तो आप अपने हैप्पीनेस को इस स्केल पर रेट करो कि 1 से लेके 5 तक में। सो ये एक इनडायरेक्टली मेजरमेंट है कॉन्स्ट्रक्ट का, बट उसे हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर पा रहे हैं। सो ऐसे ह्यूमन वेरिएबल्स जिसे हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं उन्हें ही हम कॉन्स्ट्रक्ट बोलते हैं। और मोटिवेशन हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया, इन सारी चीजों को हम साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज कैजुअलिटी। कैजुअलिटी वर्ड जहां भी आएगा वहां आप एक चीज समझ लेना कि ये एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड होता है। क्यों? क्योंकि कैजुअलिटी का मतलब होता है किसी भी चीज के कॉज और उसके इफेक्ट के बीच का रिलेशनशिप देखना। एंड ये रिलेशनशिप हम कहाँ देखते हैं? हमेशा रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। ठीक? क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एंड एक वेरिएबल के कॉज का दूसरे वेरिएबल पर हम उसका इफेक्ट देखते हैं। दैट इज कैजुअलिटी। नेक्स्ट इज केस स्टडी। जब भी हम किसी पर्सन का या किसी एक सिनेरियो का जब इन डेप्थ स्टडी करते हैं, मतलब बिना किसी एक डायमेंशन को छोड़े उसके एक एक डोमेन को, एक एक डायमेंशन को हम एक्सप्लोर करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, देन हम उसे केस स्टडी बोलते हैं। केस स्टडी में हम लोग डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उसे प्रेजेंट करते हैं। ठीक? एंड इसमें यूजुअली स्मॉल ग्रुप होता है, क्योंकि अगर हमारे पास 10 लोग हैं तो
तो 10 लोगों का भी हम केस स्टडी प्रॉपर करते हैं कि उनके एक एक चीजों को हम वहां पर डिटेल में डिस्कस करते हैं, डिटेल में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। सो बेसिकली इन डेप्थ स्टडी को ही हम केस स्टडी बोलते हैं, या फिर केस स्टडी में हम किसी भी पर्सन या ऑब्जेक्ट का इन डेप्थ स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज वेरिएबल। वेरिएबल डेफिनेट नहीं होता है। अ कॉन्सेप्ट दैट इज ऑब्जर्वेबल, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट जिसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं उसे हम बोलेंगे वेरिएबल। वेरिएबल मेजरेबल होता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कि इसके डायमेंशंस वैरी करते हैं। जैसे 1 है, 1 को आप वेरिएबल नहीं बोल सकते हो क्योंकि 1 कभी चेंज नहीं होगा, बट अगर आप x लिख दो तो उस x की वैल्यू 1 हो सकती है, 10 हो सकती है, 22 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। सो x इज अ वेरिएबल, उसके डायमेंशंस चेंज हो सकते हैं। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है क्लास बनाना, मतलब कि एक ग्रुप बना देना, जहां पे आप जैसे हमारे पास हमने अगर रिसर्च के रिलेटेड कोई डेटा कलेक्ट किया, जैसे आप मान लो कि मैं रिसर्च कर रही हूँ अगर कैंसर पेशेंट पे, ठीक है, कि कैंसर पेशेंट के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। अब मैंने डेटा कलेक्ट किया, मान लो आप एटलीस्ट 50 डेटा कलेक्ट किया मैंने। अब उसमें से कुछ हैं जिन्हें हेडेक हो रहा है, कुछ हैं जिन्हें नोजिया के सिम्टम्स हैं, एंड कुछ हैं जिन्हें हेडेक और नोजिया दोनों सिम्टम्स हैं। तो अब मैं क्या करूंगी कि एक क्लास बनाऊंगी। तो मेरा पहला क्लास होगा जहां पे सिर्फ हेडेक वाले पेशेंट होंगे, सेकेंड क्लास में सिर्फ नोजिया वाले पेशेंट होंगे, एंड थर्ड क्लास जहां पे हेडेक और नोजिया दोनों पेशेंट होंगे। तो ये होता है क्लासिफिकेशन। जब हम एक ऑर्डरली मैनर में अपने डेटा को कैटेगराइज करते हैं, उन्हें ग्रुप बनाते हैं, उनका ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स के बेसिस पर, तो हम उसे क्लासिफिकेशन कहते हैं ना। नेक्स्ट टर्म इज पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन हमारा होल ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट होता है। जैसे आप मान लो कि जो जनगणना होती है उसमें पूरे इंडिया के लोग पॉपुलेशन हुए, ठीक है, एंड पॉपुलेशन की जब हम स्टडी करते हैं उसे हम सेंसेक्स बोलते हैं, ठीक है। एंड अगर आप मान लो कि हमें ये देखना है कि पूरे इंडिया के लोगों का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो अब अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़े हो, या फिर आप एक फॉर एग्जाम्पल ले लो कि आप अगर इंडिविजुअली ये काम कर रहे हो, तो आप पूरे पॉपुलेशन की स्टडी नहीं कर पाओगे, पूरे इंडिया के पीपल की स्टडी नहीं कर पाओगे। सो आप क्या करोगे कि इन पॉपुलेशन में से अपना एक सैंपल सेलेक्ट करोगे, ठीक है, हर एरिया के लोगों का एक ग्रुप सेलेक्ट करोगे, उसे हम बोलेंगे सैंपल। बट सैंपल के कंक्लूजन से ही हम पॉपुलेशन का कंक्लूजन देखते हैं। सो जो हमारा पूरा ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट होता है उसे ही हम पॉपुलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज रैंडम। रैंडम का मतलब होता है बाई चांस, ठीक है, जैसे कि आपने वो फिश बॉल देखा है, वहाँ बॉल में बहुत सारी चिट रहती हैं एंड उसमें से आप कोई एक पिक कर लो बिना देखे, तो वो बाई चांस आपको जो मिल जाए। जो रैंडम सैम्पलिंग होता है वो सैंपल सिलेक्शन का बेस्ट मेथड होता है, ठीक। तो रैंडम का मतलब होता है बाई चांस एंड सैंपल। नेक्स्ट इज सैंपल। सैंपल एक स्मॉल ग्रुप है जो कि पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप एक्सपेरिमेंट्स में वो ग्रुप होते हैं जिन पे हम किसी भी तरह का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, सिर्फ उन्हें हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। जैसे आप मान लो कि मेरे पास किसी भी एक्सपेरिमेंट में दो ग्रुप है, ठीक है। एक ग्रुप है जिसे हम विटामिन सी देख रहे हैं, उनके लाइफस्टाइल पर क्या उसका इफेक्ट पड़ रहा है ये देखने के लिए। एंड नेक्स्ट ग्रुप है हमारे पास जिसे हम एक कंट्रोल्ड कंडीशन में विटामिन सी दे रहे हैं, ठीक है, जिसे हम नॉर्मली प्लेसेबो बोलते हैं। एंड थर्ड ग्रुप है जिसे हम कुछ नहीं दे रहे हैं, उन्हें नॉर्मल उनका जो लाइफस्टाइल है वही जीने दे रहे हैं। तो ये जो हमारा थर्ड ग्रुप है जिसपे हम किसी भी तरीके का एक्सपेरिमेंट या ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, उसे ही हम कंट्रोल ग्रुप बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये कंट्रोल ग्रुप पे हम किसी तरीके का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज कोरिलेशन स्टडी। कोरिलेशन स्टडी बेसिकली वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को देखने के लिए हम लोग करते हैं। दो वेरिएबल हैं,
मान लो आप कि उसमें किसी भी तरीके का कॉज या इफेक्ट है, या कुछ ऐसे वेरिएबल्स भी होते हैं जिनमें कॉज इफेक्ट नहीं होता है, बट उनके रिलेशनशिप को डिपेक्ट करने के लिए हम लोग को रिलेशनल स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। हमने अभी एक्सपेरिमेंट्स में पढ़ा था कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है एक्सपेरिमेंट में जिसके क्वालिटी को हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये होगा जिसके कॉज को हम ऑब्जर्व करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पे, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव स्टडी। डिस्क्रिप्टिव का मतलब ही होता है कि डिस्क्राइब करना। ये एक ऐसा रिसर्च डिजाइन है जहां पर हम व्हाट इज डिस्क्राइब करते हैं। ये इसमें यूजुअली हम लोग सर्वे मेथड करते हैं। यहाँ पे हम किसी भी एक डोमेन को ले लेते हैं एंड उसे हम अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? ये एक ऐसा रिसर्च डिजाइन है जहां पर हम कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को देखते हैं कि किसी एक वेरिएबल का इफेक्ट दूसरे वेरिएबल पर क्या कॉज कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। जो भी कोई भी ऐसा ग्रुप जिस पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या जिस पे हम किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट या इंटरवेंशन कर रहे हैं, उसे हम एक्सपेरिमेंट ग्रुप बोलेंगे। व्हाट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल? द वन ऑन विच वी आर मैनिपुलेटिंग, ठीक है। कोई भी ऐसा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिस पे हम किसी भी तरीका का मैनिपुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स कि जो भी हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है उस पे ही हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट इज वैलिडिटी। वैलिडिटी में बेसिकली हम लोग ये देखते हैं कि जिस काम के लिए या जिस पर्पस के लिए हमने अपनी रिसर्च स्टडी स्टार्ट की थी, क्या हमारी रिसर्च स्टडी उस पर्पस को फुलफिल कर रही है, इसे ही हम बोलते हैं वैलिडिटी। अगर उस पर्पस का फुलफिलमेंट हो रहा है तो वो रिसर्च स्टडी हमारा वैलिड है। अगर उसके अलावा हमें कुछ और नॉलेज मिल रहा है या फिर कोई और चीज मिल रही है तो वो फिर वैलिड नहीं होता है। एंड इसी का एक पार्ट होता है इंटरनल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी में बेसिकली हम देखते हैं कि हमारे रिसर्च स्टडी के अंदर जो भी हमने मैथडोलॉजीज यूज की हैं या फिर जो भी हमने सैम्पलिंग की है या जिस भी तरीके से, ये सब एक्यूरेट है या नहीं है। विद इन द स्टडी हमारा जो भी मैथडोलॉजीज है वो वैलिड है या नहीं है, इसे ही हम बोलते हैं इंटरनल वैलिडिटी। सो ये थे हमारे कुछ रिसर्च। होपफुली आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर this video, and you can also subscribe our channel to get more videos like this. Thank you.